नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर.com में और मैं हूं पलक गुप्ता। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत पा चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक ये चुनाव हार चुके हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मीणा जी। तो आज इनसे इसी पर चर्चा होने वाली है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मुकेश जी। पहला सवाल आपसे ये कि कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में और इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई है? जी, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम आज जारी हुए हैं, परिणाम आए हैं, उसमें स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला है। तो इसमें देखा जाए तो जो सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम किया 5 साल और मुख्यमंत्री ने गारंटी दी, स्कीम्स दी, जल जीवन चिरंजीवी योजना हो, चाहे विद्युत योजना हो, गैस सिलेंडर की कई गारंटियां दी, 7 गारंटी दी, घोषणा पत्र भी जारी किया, लेकिन कहीं न कहीं जनता ने उस पर विश्वास नहीं जताया और बीजेपी की तरफ उन्होंने अपनी आस्था, अपना विश्वास मत देकर बीजेपी को जीत दर्ज कराई। इसके पीछे मानते हैं कि जिस तरह से सरकार ने काम तो किया, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बड़ी खुलकर सामने आई और वोटों को नाराजगी के रूप में देखी गई। जो तब्दील हुई, सरकार के जो कई दिग्गज जो मंत्री थे उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। बड़े विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे थे उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं बीजेपी ने जिस तरह से जो आरोप लगाए, जो सरकार में जो महिला उत्पीड़न थे, महिला उत्पीड़न के मामले थे, रेप बलात्कार की घटनाएं हुई और पेपर लीक का मामला हुआ और इसी तरह से जो करप्शन चार्जेस थे उनको लेकर जो इश्यू बनाए और बीजेपी ने उसको एक कैंपेन के रूप में काम किया कि हमारी सरकार आती है तो हम इस पर काम करेंगे और जो करप्शन करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेपर लीक मामला है तो उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं न कहीं एक जो युवा जो तैयारी कर रहा था, एक पर भर्ती होती है और फिर उसका पेपर लीक हो जाता है और उसकी फिर वापस भर्ती स्थगित हो जाती है, वो तैयारी करता है, उसको कहीं न कहीं ये आशंका रहती है कि पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो युवाओं में जो निराशा का माहौल पैदा हुआ, वो एक कांग्रेस के खिलाफ उसका मैंडेट गया। जो करप्शन के मामले थे तो लोगों को ये लग रहा था कि चारों तरफ करप्शन है, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। साथ ही जिस तरह से पूरे 5 साल में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो इशू, जो मुद्दा था वो चल रहा था कि जो पिछले इलेक्शन में ये था कि जो पूर्वी राजस्थान में जो गुर्जर वोट बैंक है, जो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं, उन्होंने कांग्रेस के फेवर में इसलिए वोट किया था कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी पे देखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में वो सचिन पायलट सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठे और अशोक गहलोत पूरे 5 साल सीएम पद पर रहे। तो अब की बार जो पूर्वी राजस्थान के जो गुर्जर बाहुल्य सीट थे तो उन्होंने एंटी जो कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और ये कहा कि नहीं, हम पिछली बार भी अगर पायलट को सीएम नहीं बनाया तो कोई गारंटी नहीं है कि अब की बार भी जो पायलट ही सीएम बने। तो उन्होंने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ वोट किया और उसका नतीजा ये रहा कि पूर्वी राजस्थान में एक तरह से सुपड़ा साफ हुआ। कई जिलों में, किसी जिले में 1 सीट आ रही है, कहीं 2 सीट आ रहे हैं और बड़ा एक नुकसान हुआ। उसकी भरपाई कहीं भी देखने को नहीं मिली। जो मारवाड़ मेवाड़ में भी, वहाँ भी बीजेपी को प्रचंड जीत देखने को मिली। हिंदुत्व के नाम पर जो इन्होंने जो प्रयोग किया, जो बाबा बालकनाथ को तिजारा में लेके आए, यहाँ जयपुर में बाल मुकुंदाचार्य को उतारा और ऐसे जो दोनों ही सीटें इन्होंने जीत दर्ज की, तो वो भी इनका कहीं ना कहीं एक प्लस रहा। वो प्रयोग किया जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि भैया जो सीटें हैं उनमें प्रत्याशी के टिकट काटे, उन टिकट के भी काटे। कई बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया तो उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी जीत दर्ज की। तो वो पूरे जो समीकरण थे, उनकी स्ट्रेटजी जो प्लान थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से एक रोड मैप तैयार करके एक डायरेक्शन दिया और संगठन ने उस दिशा में काम किया, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिला और एक प्रचंड जीत के रूप में देखने को मिला। वहीं जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस में कह तो ये रहे थे कि हम सब साथ हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गैप था, पायलट और गहलोत का जो गैप था, वो इस चुनाव में देखने को, परिणाम की जब समीक्षा करते हैं तो अब फिर वापस एक वो चर्चा बन लेती है कि जिस तरह से उनकी आपसी लड़ाई थी वो इसके जो परिणाम आए उसमें देखने को मिली और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आपने जिस तरह से बताया कि कांग्रेस की योजनाएं जो थी, जो कांग्रेस ने चालू की, वो बहुत सारी योजनाएं अच्छी थी जो जनता के हक में थी। कांग्रेस चुनाव तो हार गई है, तो ये हार का ठीकरा अब किसके सर पे डाला जाएगा कि किसकी वजह से कांग्रेस हारी है? देखो, हार की समीक्षा होती है, जब जीत
की कोई समीक्षा नहीं, जीत का सेहरा सस्ता है, पार्टी के नाम से भाजपा में जब जीत हुई तो कहते हैं मोदी के नाम पे वोट दिया, कमल के फूल के नाम पे वोट दिया तो बीजेपी जीत गई। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी आ रही, कांग्रेस ने काम किया, सब नेताओं ने काम किया, लेकिन कहीं न कहीं इस चुनाव में पूरा चुनाव कैंपेन था तो इसमें अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अशोक गहलोत ही पूरा कैंपेन को संभाल रहे थे, उनकी पूरा मॉनिटरिंग थी, टिकट वितरण का से लेकर और जो काम थे और कोई डायरेक्शन थे, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, सारा काम एक तरह से अशोक गहलोत के हाथ में ही था। तो कहीं न कहीं इस जब चुनाव परिणाम हुआ तो इस हार को भी अशोक गहलोत स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हालांकि लोगों में ये आमजन में एक मानस भी है कि अशोक गहलोत एक सुलझे हुए और जनप्रिय मुख्यमंत्री है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो जब रिजल्ट अनुकूल नहीं आते हैं तो उसका हार का भी स्वीकार करनी उनको पड़ेगी। राजस्थान का हमेशा से रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये राज बदलना तो चाह रहे थे अशोक गहलोत की दोबारा सरकार रिपीट करेंगे, लेकिन ये रिवाज नहीं बदल पाया और राज बदलने जा रहा है। अब दोबारा बीजेपी वापस अपनी सत्ता संभालने वाली है, तो क्या लगता है आपको कि किसके सर सजेगा ये जीत का सेहरा? देखो, अब बीजेपी की, चूंकि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, अब ये कहना तो, क्योंकि बीजेपी जब सरकार बना रही तो ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि सीएम चेहरा कौन होगा, किसके सर ताज बजे, क्योंकि पहले से ही स्पष्ट कर दिया था बीजेपी हाईकमान ने, नरेंद्र मोदी ने, और कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उस को केंद्रित करके ये हम पूरा कैंपेन चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कयास लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ये था कि वसुंधरा राजे के बिना सरकार नहीं होगी, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत हो गया तो वसुंधरा राजे के पैरेलल संगठन खड़ा कर दिया और कह दिया कि भाई इतना नहीं, उनके जो करीबी थे उनके टिकट भी काटे गए। ऐसे हालात में जो पुराने कई लीडर हैं उनके नाम चलते हैं, जब चर्चाएँ होती है पार्टी कार्यालयों पे या और कहीं चर्चा होती है तो दिया कुमारी का नाम आता है, बालक नाथ का नाम आता है, उधर गजेंद्र सिंह का नाम आता है, लेकिन इसी बीच दूसरे कई फिर नाम आ जाते हैं कि क्यों ना ओम प्रकाश माथुर है। अगर लोकसभा चुनाव को अगर आगे को ध्यान में रख के इन्होंने आगे की प्लानिंग को रखकर टीम बनानी है तो अर्जुन मेघवाल का भी कई बार नाम आता है, नारायण पंचारिया है, ऐसे कई नाम छन के आते हैं। तो लेकिन जिस तरह से हरियाणा में जब बीजेपी की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर को जब सीएम बनाया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि खट्टर को सीएम बनाएंगे। ऐसे ही इन्होंने ऐसे प्रयोग किए कि अप्रत्याशित नाम चेहरा ये सीएम का भी ला सकते हैं, कोई केंद्रीय मंत्री उसको भी ला सकते हैं और फिर बाद में विधायक का चुनाव लड़ा के उसको शामिल कर सकते हैं। ऐसी तो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी और ये बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अमित शाह दोनों ही तय करेंगे कि किसको कमान देनी है, ताकि वो आगे जो 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में उसको बेनिफिट मिले, उसका फायदा मिले, उस हिसाब को लेकर इनको सरकार बनाने पर फोकस रहेगा। बात करी जाए कि कांग्रेस में इस वक्त जो कई बड़े और दिग्गज नेता रहे हैं वो इस बार का चुनाव हार गए हैं, जिसमें शकुंतला रावत है, प्रताप सिंह खाचरियावास है और रमेश मीणा है और कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव हार गए हैं। आपको क्या लगता है वो क्या बड़े फैक्टर होंगे कि गहलोत सरकार के ये बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज मंत्री ये चुनाव हार गए? देखो, परिणाम आने से पहले कई रूमर्स थे, लेकिन जब परिणाम आ गया और जब साफ जाहिर हुआ, जब रिजल्ट देखने को मिला कि जो बड़े दिग्गज चेहरे थे, सरकार एक तरफ कह रही है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, दूसरी तरफ बड़े दिग्गज चेहरे हार रहे हैं, तो सीधा सा है कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा थी कि उनको हार का सामना करना पड़ा। प्रताप सिंह खाचरियावास बड़ा नाम था, लेकिन शहर में जब वोटिंग की बात आई तो लोगों ने जो एक वरिष्ठ पत्रकार और उनके बीजेपी प्रत्याशी थे गोपाल शर्मा जी, उन पर भरोसा जताया, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ नेगेटिविटी हुई। प्रसादी लाल मीणा है, उनके जो क्षेत्र में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब लोगों ने कैंपेन हुआ तो एक माहौल, एक मैसेज किया कि नहीं, वो उनका ईगो था, एटीट्यूड था, तो लोगों को पसंद नहीं आया, तो उनको जनता ने बदल दिया। ममता भूपेश है ऐसा, क्योंकि चूंकि वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं तो वहाँ एक गुजर फैक्टर भी बड़ा अहम रोल होता है। तो पिछली बार जब सचिन पायलट के नाम पर गुजरों ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया था, तो अब की बार जब उन्होंने कहा कि ये तो अशोक गहलोत के साथ थे, पायलट के साथ में नहीं है, तो उन्होंने एंटी कांग्रेस वोट किया और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा।
पड़ा। सपोटरा से रमेश मीना है, तो उनके भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसको जो सपोटरा जो प्रॉपर सपोटरा के थे, तो जो डांग का वोट था मैक्सिमम वोट वो रमेश मीना को मिला, लेकिन सपोटरा का वोट हंसराज उसको बीजेपी प्रत्याशी को मिला, तो उसका फायदा मिला। ऐसे ही सीपी जोशी जो बड़े नेता थे, विधानसभा स्पीकर, उनको भी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे नकार नहीं सकते कि एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी कि भाई काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट जो डेवलप हुआ, करप्शन हो रहा है, महिला उत्पीड़न है और दूसरे कई इश्यूज है, जल जीवन मिशन घोटाला था, इनको बीजेपी ने एक प्रमुखता से उठाया और एक पब्लिक में लेके गए कि भाई अच्छा काम नहीं हो रहा तो हम एक बेहतर काम करेंगे, अच्छी सरकार देंगे। तो जो बड़े दिग्गज चेहरे थे उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा और सरकार को, इनके मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि हार का सामना किस वजह से बड़े और दिग्गज नेताओं को करना पड़ा, कि काम तो धरातल पे हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं विचारधारा की बात हुई या जनता में करेक्ट मैसेज नहीं पहुंचा लोगों के पास, इस वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर वही बात भारतीय जनता पार्टी की करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा है, फिर चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, फिर चाहे सतीश पूनिया हो। इनके हार की क्या वजह है कि ये अपने क्षेत्र में हार गए हैं और लोगों ने इनकी बजाय कांग्रेस को सपोर्ट किया है? देखो, कई जगह क्या होता है कि हम जब विकास और जब पार्टी का माहौल की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हम जो कास्ट फैक्टर है इसको नकार नहीं सकते। जातिगत जो समीकरण है उनको कहीं न कहीं उनका बड़ा अहम रोल होता है। जब आमेर से सतीश पूनिया चुनाव लड़ रहे थे, वो क्या कि पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे और बीजेपी के संगठन को संभाल रहे थे, तो कई बार उनके प्रति ये भी रहा कि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए असेंबली को, संगठन को दे रहे थे, पार्टी को टाइम दे रहे थे, तो लोगों में कुछ लोगों में नाराजगी थी। दूसरी तरफ जो प्रशांत शर्मा था, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो पिछली बार चुनाव हार गए थे, तो वो कंटिन्यू लोगों के संपर्क में थे और एक ब्राह्मण चेहरा था। फिर जो कांग्रेस का वोट था, ब्राह्मण वो खुद थे और एससी का वोट मिला, एसटी का वोट उनको मिला और साथ में जो गुजर फैक्टर था, क्योंकि प्रशांत सचिन पायलट के करीबी नेताओं में है, तो जो गुजर वोट बैंक थे उन्होंने भी एकमुश्त होकर प्रशांत को वोटिंग की, तो उसका कहीं ना कहीं जो कास्ट फैक्टर था, कास्ट इक्वेशन था, तो उसका माइलेज प्रशांत को मिला और सतीश पूनिया जो बड़ा चेहरा था उसको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ था, राजेंद्र राठौड़ वहाँ पे राजपूत वर्सेस जाट हुआ, तो जो जाट जो कम्युनिटी थी, नरेंद्र बुडानिया पुराने लीडर है, उनको भी अनुभव है। हालांकि पहली बार राजेंद्र राठौड़ को कोई ये सोच नहीं रहा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जनता ने, जो पब्लिक ने जो मैंडेट दिया उनके खिलाफ दिया और उनको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह से आपने बताया कि एक जाति फैक्टर बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप किसको वोट दे रहे हो। क्या लगता है, राजस्थान के युवाओं की सोच बदली है वोट के मामले में, चुनाव के मामले में, कि अब लोगों को नया चेहरा चाहिए अब अपने सामने, कि कुछ नया आना चाहिए जो विकास कर सके, जो राजस्थान को महिला अत्याचार मुक्त कर सके, और क्राइम में भी राजस्थान नंबर 1 जिस तरह से बताया जा रहा है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान क्राइम मुक्त भी हो सके। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि राजस्थान के जनता, राजस्थान के युवा अब क्या चाहते होंगे एक नए लीडर से, एक नए उस चेहरे से जो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए कि कहीं न कहीं हर जो आप राजस्थान असेंबली विधानसभा का जब रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 35-40% जो एमएलएज हैं वही रिपीट होते हैं, बाकी को हार का सामना करना पड़ता है या उनके टिकट बदल दिए जाते हैं। लेकिन अब की बार ये देखा गया कि जो लोगों में ये धारणा थी कि मैक्सिमम टिकट काटे जाएंगे, 50% से अधिक टिकट काट देंगे, नए चेहरे को उस मौका दिया जाएगा तो उनमें से लोग जीत के आएंगे। लेकिन आखिर में हुआ क्या कि कुछ टिकट बदले गए, बाकी मैक्सिमम टिकट जो पुराने चेहरे थे उनको ही दे दिया गया। तो जो यूथ में था, लोगों में नाराजगी थी कि जब नए चेहरे को मौका नहीं दे रहे तो फिर वो क्या करेंगे। वो उसकी नाराजगी के रूप में लोकतंत्र में ये की होता है कि वो अपना वोट देके अपनी नाराजगी दर्शाए, और उन्होंने जो चेहरे थे, पुराने चेहरे थे, पुराने दिग्गज चेहरे थे, उनको टिकट दे दिया, तो उनके खिलाफ वोटिंग की। और इसका फायदा बीजेपी को मिला क्योंकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी और बीजेपी ने कहीं ना कहीं काफी जो टिकटों में बदलाव किया, नए प्रयोग किए, तो वो सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में देखने को मिले। जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के वोट काटे जिसका फायदा बीजेपी को मिला, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने इतना बड़ा रिस्क आखिर अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ क्यों लिया
कि जहां पर कांग्रेस जीत सकती थी वहां पर उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया? नहीं, कांग्रेस पार्टी में कुछ टिकट काटे गए, जैसे खिलाड़ी बैरवा था, कई टिकट काटे, तो ऐसे टिकट काटे तो उनकी जरूर नाराजगी हुई, लेकिन मैक्सिमम जो पुराने चेहरे थे, जो पुराने विधायक थे, इनके मंत्री मिनिस्टर थे, सारे उन्हीं चेहरे को रिपीट किया गया। तो रिपीट करने की वजह से क्या हुआ कि जो नए लोग जो पार्टी से जुड़ रहे थे, जो काम करने वाले थे, उनको उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन वो क्या कि उनको टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़े कुछ जगह पर, कुछ बाकी प्रत्याशियों ने जो चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो उसका फिर बीजेपी ने उसका फायदा उठाया और वो डाइवर्ट वोट बीजेपी की तरफ हुआ। यूथ में जिस तरह से पेपर लीक वाला मामला है ही सबके सामने कि कई भर्तियां हुई, फिर रद्द हुई, घोटाले हुए, कई बार सरकार ने कार्रवाई भी की, कई आरोपियों को जेल जाना पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं एक यूथ में एक अनिश्चितता का माहौल हुआ कि जब भर्तियां नहीं हो रही, अनिश्चितता है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका नंबर जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, तो उनमें अनिश्चितता का माहौल था। एक ये था कि जो सरकार में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो बदल दिया जाए, क्यों नहीं। तो एक बहुत बड़ा कांग्रेस की हार के पीछे कारण मान सकते हैं कि विधायकों और कुछ मंत्रियों की नाराजगी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है कांग्रेस की हार का, कि उन्होंने अपने कुछ मंत्री और विधायकों को नाराज किया। इस वजह से इसका फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। बिल्कुल। आपने जिस तरह से बात की थी गोपाल शर्मा जी की कि एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे दिग्गज चेहरे को पछाड़ा है, हार गए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और उनकी जगह गोपाल शर्मा जी जीत गए हैं, तो क्या लगता है एक नए चेहरे को सिविल लाइंस की जनता ने जो मौका दिया है, तो क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? वो एक पत्रकार होने के नाते जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, राजनीति में कदम पहली बार रखा है, एक पत्रकार है, तो आपको क्या लगता है क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में संभव हो पाएंगे, मतलब अच्छी तरह जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? गोपाल शर्मा जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, पुराने पत्रकार हैं और महानगर के जिन्होंने एक छोटे से अखबार शुरुआत करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया और बड़ा अनुभवी है। बीजेपी में पुराने टाइम से लंबे समय से उनकी सक्रियता है, बड़े नेताओं से उनकी करीबी नज़दीकियाँ हैं और वो आम जनता की समस्याओं को जानते हैं, किस तरह से समस्याओं को निराकरण होते हैं वो जानते हैं, बारीकी से जानते हैं। तो न केवल वो सिविल लाइंस की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, बल्कि जो पत्रकार वर्ग है, पत्रकार समाज है, उनकी तरफ उनकी समस्याओं को भी उठाने में हमें फ़ायदा मिलेगा कि एक पत्रकार कम्युनिटी के नाते मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारी पत्रकारों की कोई समस्या होगी, तो जब बीजेपी की सरकार आ रही है, हमारा प्रतिनिधि एक पत्रकार वर्ग से विधायक बन के विधानसभा में पहुंच रहे हैं, तो जो पत्रकारों की समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं, उनको उठाने में, सरकार से निराकरण कराने में भी मदद मिलेगी और एक कहीं न कहीं पूरी कम्युनिटी को उसका फायदा मिलेगा। कहते हैं कि चुनाव चाहे कोई भी जीते, लेकिन भला हमेशा जनता का होना चाहिए, क्योंकि जनता जिस लीडर को, जिस अधिकारी को और जिसको सत्ता सौंप रही है, जिन लोगों को सत्ता में बिठा रही है, जिसको वो बल, वो पावर, वो शक्ति दे रही है, वो एक शख्स पूरी दिशा और दशा बदल सकता है। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे और आपसे कहेंगे कि खासखबर.com पर बने रहिए। मतगणना अभी जारी है और तमाम जो नतीजे सामने आ गए हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, बहुमत बीजेपी को मिला है और तमाम सारी चीजें आपके साथ हमने साझा की है, आगे भी करते रहेंगे। बने रहिए खासखबर.com पर। नमस्कार।